नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। एनडीटीवी दुनिया में शुरुआत करते हैं हमारी आज की लीड स्टोरी से, और लीड स्टोरी है अमेरिका से। तो आज अमेरिका में 2 इजरायलियों की हत्या हो गई है। फिलिस्तीन की मुक्ति के नारे लगाने वाले एक शख्स ने दोनों को गोली मार दी है। ये है बड़ी खबर। इसके साथ साथ खबर इजरायल के और गाजा से भी। देखेंगे कि गाजा में बच्चों पर आया संकट खत्म करने के लिए क्या कर रहा है इजरायल। और इसके अलावा एक रिपोर्ट बांग्लादेश से, जहां पर सेना प्रमुख और मोहम्मद यूनुस के बीच नहीं बन रही है बात। साथ ही ये पता लगाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्यों आजकल डूबा डूबा सा है। और आखिर में बीजिंग के पैलेस म्यूजियम के 100 साल पूरे होने पर जश्न। लेकिन सबसे पहले आज की लीड स्टोरी। तो लीड स्टोरी यह है कि अमेरिका के वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई है। दोनों एक समारोह में पहुंचे थे जो मानवीय मदद के लिए आयोजित किया गया था। जिस व्यक्ति ने दोनों पर गोलियां बरसाईं, उसने फिलिस्तीन को लेकर नारे लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी निंदा की है। भारत ने भी इस हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए परिजनों से संवेदना जताई है और भारत ने कसूरवारों को सजा तक पहुंचाने की मांग की है। वॉशिंगटन में यहूदी संग्रहालय के पास पुलिस की गाड़ियां और घेराबंदी। बुधवार की रात इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई है, जो वहां चल रही एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए गए थे। ये इवेंट मानवीय मदद के लिए आयोजित की गई थी। हत्या का आरोप शिकागो के रहने वाले 30 साल के एलियास रॉड्रिग्स पर है। He approached a group of 4 people, produced a handgun, and opened fire, striking both of our decedents. After the shooting, the suspect then entered the museum and was detained by event security. Once in handcuffs, the suspect identified where he discarded the weapon, and that weapon has been recovered, and he implied that he committed the offense. The suspect chanted, "Free, free Palestine," while in custody. आरोपी एलियास रॉड्रिग्स को फिलिस्तीन समर्थक धुर वामपंथी मार्क्सवादी गुट का सदस्य बताया जा रहा है। इस गुट का नाम समाजवाद और मुक्ति पार्टी है। इस गुट ने सुबह ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें नरसंहार विरोधी कसम ली गई। आरोपी ने शिकागो की इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में स्नातक किया है। उसने कुछ वक्त तक मौखिक इतिहास रिसर्चर का काम किया। वो ऑस्टियोपैथी सूचना एसोसिएशन से भी जुड़ा रहा। उसने 2020 में जो बाइडेन को राजनीतिक चंदा भी दिया। जिनकी हत्या हुई उनके नाम यारोन लिस्चिंस्की और सारा मिलग्रिम हैं। लिस्चिंस्की रिसर्च असिस्टेंट थे और सारा इजराइल के दौरों का प्रबंध देखती थी। I told him that his son was a warrior on our diplomatic front that felt just like a soldier in the battlefield. अमेरिका में इजराइल के राजदूत के मुताबिक लिस्चिंस्की और सारा जल्दी सगाई करने वाले थे। पिछले ही हफ्ते लिस्चिंस्की ने एक अंगूठी खरीदी थी और अगले हफ्ते यरूशलेम में सगाई समारोह के आसार थे। द जूइश फेडरेशन ऑफ ग्रेटर वॉशिंगटन ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि इस हत्याकांड के बाद वॉशिंगटन में रहने वाले यहूदी डरे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि नफरत और कट्टरता के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं। मेरी संवेदना पीड़ितों के परिवारों के साथ है। बड़े दुख की बात है कि इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं। ये घटना उस वक्त हुई है जब इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैनिक अभियान फिर से शुरू किया है, जिसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। अब तक खुलकर उसका विरोध न कर रहे कई यूरोपीय देश भी अब इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। क्या वॉशिंगटन में जो हुआ है वो गाजा को लेकर दुनिया भर में बढ़ रहे गुस्से को ही तो नहीं बताता है।
दुनिया भर में गुस्सा बढ़ रहा है क्योंकि इसराइल से इस तरह के गाज़ा से बॉडी बैग्स बाहर आ रहे हैं। इसराइल का युद्ध जारी है और इसराइल दुनिया में अकेला पड़ चुका है, लेकिन ना तो वो गाज़ा पर हमले रोकने के लिए तैयार है, ना ही पहले की तरह गाज़ा में ट्रक जाने देने के लिए। 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत की आशंका वाली खबर दुनिया भर में फैलने के बाद उसने कुछ ट्रकों को गाज़ा में जाने दिया है, लेकिन गाज़ा में हो रही सामान की कमी को देखते हुए ये नाकाफ़ी है। इजराइल का कहना है कि हमास बंधकों को छोड़े और हथियार डाले तभी वो अपनी कार्रवाई रोकेगा, लेकिन हमास इसके लिए तैयार नहीं है। खाने के लिए कुछ मिल जाए, इसके लिए जुटी भीड़ और आपाधापी। खान यूनुस में ये नज़ारा आम हो गया है। हफ्तों तक राहत के ट्रक ना आने की वजह से गाज़ा में खाने पीने का सामान तकरीबन ख़त्म है और जो भी बचा है उससे इस तरह की कुछ सामुदायिक रसोई चल रही हैं। गाज़ा में रहने वालों के सामने भूख से ही मौत का खतरा नहीं, बल्कि बरसते गोलों की वजह से भी उनका रोज ही मौत से सामना होता है। इजराइल गाज़ा पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए लोगों को खदेड़ रहा है। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में 86 लोग मारे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से इजराइल ने खाना पीना, दवाएं और ईंधन लेकर जा रहे कुछ ट्रकों को गाज़ा में जाने की इजाजत दे दी है। इजराइल का कहना है कि बुधवार को 100 ट्रक गाज़ा में घुसे। अपनी बात पर जोर देने के लिए इजराइल इस तरह के वीडियो भी लगातार जारी कर रहा है। हालांकि इजराइल को भी कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल पर निशाना साधने की कोशिश की है। सायरन बजे, लोग सुरक्षित जगहों पर भागे, लेकिन इजराइल ने दोनों ही मिसाइलों को बीच में ही नष्ट कर दिया। इजराइल पर दुनिया भर से सामाजिक, कूटनीतिक, सैनिक हर तरह का दबाव पड़ रहा है, लेकिन वो अमेरिका का नाम लेकर किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुश्ताक हुसैन, जो कि इस मामले के वेस्ट एशिया जानकार हैं। डॉक्टर मुश्ताक हुसैन, इजराइल की तरफ से ये युद्ध नहीं रुक रहा, हमले जारी हैं, बल्कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसका पहुंचना भी गाज़ा में मुश्किल है और सबसे बड़ा संकट बच्चों का है। जो नवजात बच्चे, खबर आई बाहर की 14,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी जान पर खतरा है। तो क्या वहाँ से खबर है, किस तरह का दबाव बनाया जा सकता है कि ये एड गाज़ा पहुँच सके? देखिए, अगर किसी एक ताकत के पास इतना इन्फ्लुएंस है कि वो इज़राइल के ऊपर प्रेशर बना सके, तो वो सिर्फ अमेरिका है और अमेरिका की तरफ से अभी हम ऐसा कोई प्रेशर बनता देख नहीं रहे हैं। हमने परसों देखा था कि यूके, फ्रांस और कनाडा ने एक जॉइंट स्टेटमेंट ज़रूर जारी किया था कि अगर सहायता नहीं पहुंचती तो इज़राइल के ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका के अलावा किसी देश में इतना इन्फ्लुएंस करने की क्षमता नहीं है कि इज़राइल उनकी बात मान ले। अभी तक अगर हम देखें तो इजराइल की तरफ से इजरायली आर्मी यही कह रही है कि जितने भी ट्रक्स हमने अलाउ किए हैं, जैसे सोमवार और मंगलवार को मिला के 97 ट्रक और बुधवार को शायद 100 के आसपास ट्रक गए हैं, लेकिन इजरायली आर्मी ये भी कह रही है कि वो तब तक इन ट्रकों से जो माल गया है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देंगे जब तक उनको गारंटी न मिल जाए कि इस माल पे हमास वाले कब्जा करके अपने लिए नहीं यूज करते। तो इसी तरह की खबरें आ रही हैं। डॉक्टर मुश्ताक, इजराइल ने तो ये साफ कर दिया था कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमास को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने देंगे। तो क्या खबर वहां से मिल रही है? क्या ये इजरायली सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ये बांटा जा रहा है, जो एड पहुंच रहा है ये पहुंच पा रहा है क्या जरूरतमंदों तक? क्योंकि वीडियोस रिलीज हुई हैं कि कुछ ट्रक्स वहां जा रही हैं, तो क्या वहां पर हालात दरअसल हैं?
जी, जो जो वीडियोज़ हमें देखने को मिली हैं, वो एक क्रॉसिंग है जिसका नाम है केरेम शलोम क्रॉसिंग। उस क्रॉसिंग से ट्रक्स जब इज़राइल से गाज़ा में घुसते हैं, तो वहाँ एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म वाला एरिया है। वहाँ तक इज़राइलीज़ इस रसद को लेके जा रहे हैं, जिसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन की ज़िम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को जाती है, अनरॉ को जाती है। अनरॉ का कहना है कि अभी तक उनके हाथ में ये रसद नहीं दी गई है नहीं और पहुंची। उसका कारण जी हाँ, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इज़राइल ये संदेह करता है और कई बार ये आरोप भी लगाता है कि अनरॉ के अंदर ही हमास के बहुत सारे वर्कर्स हैं। तो अभी उसी द्वंद में ये रसद फंसी हुई है और लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर बना हुआ है। और जहां तक बिल्कुल। अमेरिका के इंटरफेरेंस की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि जब वो आएंगे तो फौरन ये जंग रुकवाएंगे, लेकिन इस वक्त अमेरिका का प्लान क्या? खास करके मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि जैसे जी। अमेरिका में वॉशिंगटन में देखा गया कि एक फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए एक शख्स ने 2 लोगों जी। को मारा है वहां पर, और ये वॉशिंगटन में हुआ है। तो ये इसका जी। भी असर देखा जाएगा अब इस जंग को और ज्यादा बढ़ने में? बिल्कुल, इसका असर मुझे लगता है सीधा-सीधा ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इज़राइल के ऊपर प्रेशर बन रहा था, वो प्रेशर अब थोड़ा-सा कम हो जाएगा। क्योंकि अब थोड़ी-सी सिम्पैथी इज़राइल की तरफ भी जाएगी और इज़राइल का जो हमेशा से आर्गुमेंट रहा है कि यहूदियों के लिए खतरा पूरी दुनिया में है, चाहे वो फिलिस्तीनी खुद हों या जी। फिलिस्तीन के समर्थकों से है। तो वो जी। आर्गुमेंट अब और स्ट्रॉन्ग होगा और फिलिस्तीनियों के लिए देयरफॉर कम हो जाएगा थोड़ा-सा। जी। डॉक्टर मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। इन सब के बीच में एक मानवीय क्राइसिस, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वो बनी हुई है लगातार वहाँ पर गाज़ा में, क्योंकि वहाँ पर एड पहुँच रहा है लेकिन लोगों तक वहाँ नहीं पहुँच पाया है अभी तक एड। आगे बढ़ते हैं। भारत ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ पीओके पर होगी, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। On the question of President Trump, see, I had made in the last briefing, I had made very clear, I had addressed this issue. Further to that, I have nothing to add, but at the same time would like to let you know that you are aware of our position, that any India-Pakistan engagement has to be bilateral. तो भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की बातचीत सिर्फ द्विपक्षीय होगी, और इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की कोई भी बातचीत में किसी तीसरे पक्ष की या किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है और ना ही आगे होगी। और ये भी कि पाकिस्तान के साथ बातचीत जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर की वापसी के मुद्दे पर होगी। और साथ ही साथ कुछ साल पहले भारत ने पाकिस्तान को जो आतंकवादियों की सूची दी थी, या जो सूची दी थी जिनमें कई आतंकवादियों के नाम हैं, उन आतंकवादियों को भारत सौंपे जाने के मुद्दे पर बातचीत होगी। यानी कि आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर का जो 2 मुद्दा है, इन्हीं 2 मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ जो है बातचीत होगी। दूसरी अहम बात यह भी है कि सिंधु जल समझौते को लेकर जो आस्थगन आदेश जारी किया गया है वो बना रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बयान के हवाले से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। तो ऐसे में जब पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अपनी जो हरकतें हैं और उनको पोषित करने का जो अपना तरीका है उससे बाज नहीं आ रहा, तो ऐसे में सिंधु जल समझौते को फिर से लागू नहीं किया जा सकता और ये आस्थगित एक स्थिति में ही रहेगा। और जब अगर पाकिस्तान एक ठोस वेरीफाइएबल कार्रवाई करता है तब जाकर जो है इस समझौते को फिर से लागू किया जा सकता है। इस तरह का जो अर्थ है, इस तरह का जो संदेश है वो पहले भी बताया गया। तो भारत अपने रुख में फर्म है। और जहां तक ट्रंप के दावे की बात है तो भारत पहले भी साफ कर चुका है कि कई देशों ने अपनी तरफ से सहयोग करने की कोशिश की, लेकिन जहां भारत और पाकिस्तान के बीच के किसी द्विपक्षीय बातचीत की बात है तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की होगी और कश्मीर मुद्दे पर किसी मध्यस्थता का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये थे उमाशंकर सिंह जो जानकारी दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं होगी। और आइए अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की कुछ और अहम खबरों पर कोने कोने से।
तो सबसे पहले खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख वकारुज्जमा आमने सामने हैं। जनरल जमा जल्द चुनाव चाहते हैं, जबकि मोहम्मद यूनुस इसे टालने में लगे हैं। इस बीच सेना प्रमुख जनरल जमा ने तत्काल कमांडरों की एक अहम बैठक बुलाई है और टकराव के दो बड़े मुद्दे हैं। ये मुद्दे हैं कि पहला जल्द चुनाव हो, दूसरा म्यांमार से जुड़ता मानवीय गलियारा, ये भी एक मुद्दा है। आर्मी चीफ अब चुनाव को और टालना नहीं चाहते। कहना है कि दिसंबर तक चुनाव हो, जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा हो। उनकी सबसे बड़ी चिंता विदेशी हस्तक्षेप के कारण अस्थिरता है। सूत्रों के मुताबिक यूनुस सेना में फूट डालना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश की सेना का बड़ा हिस्सा जनरल जमा के साथ है। टकराव का बड़ा कारण म्यांमार को जोड़ता रखाइन गलियारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रखाइन गलियारा अमेरिका के दबाव में बनाने की योजना थी, जिसे लेकर अब बांग्लादेश की सेना ने कड़ा विरोध जताया है। ढाका में सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए जनरल जमा ने साफ कहा है कि कोई खूनी गलियारा नहीं बनने दिया जाएगा। देश का भविष्य केवल एक निर्वाचित सरकार तय कर सकती है, अंतरिम सरकार नहीं। और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में मंगलवार से इतनी तेज बारिश हो रही है कि पूरे इलाके में सैलाब आ गया है। ईस्ट कोस्ट में एक शख्स की मौत हो गई है और 3 लोग लापता थे। सिडनी के आसपास इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। करीब 330 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। बचाव के काम में हेलीकॉप्टरों का भी सहारा लिया गया। ऐसा भी नहीं कि हालात सुधरने वाले हैं। अगले 24 घंटे में भी 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट पानी बरसने का अनुमान है। 50,000 लोगों को घर खाली करने की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बाढ़ के पानी में फंसने का खतरा है। और आखिर में आज की तस्वीर, आज का वीडियो। ये वीडियो चीन से है। चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर शेंजू 20 के क्रू ने कामयाब स्पेस वॉक की है। चेन जोंगवी की ये पहली और चेनडोंग की दूसरी स्पेस वॉक थी। तियांगोंग स्पेस स्टेशन 25 अप्रैल से अंतरिक्ष में है और तब से इसके क्रू ने स्पेस स्टेशन की मरम्मत के अलावा कई अहम परीक्षण किए। चीन का 2030 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का इरादा है। और वैसे तो हाल में जंगों को न रोक पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की आलोचना हो रही है, लेकिन जश्न मनाने का उसे एक मौका मिला है। बीजिंग के पैलेस म्यूजियम के 100 साल पूरे होने के मौके पर एक डाक टिकट जारी किया गया और एंडलेस वाइटैलिटी नाम की एक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई।